बैरूनी हाथ होता है। हम ये साबित करेंगे, ये जितना लोगों ने दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल है कि हम उसका मुकाबला करें। ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। इस जमहूरियत से तो बेहतर आमरीत है। इस हाउस में ये हिम्मत होनी चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, इस सदारती इंतजाम को हमेशा के लिए दफन कर दे इस मुल्क में। आपने लोगों को टॉर्चर किया है, लोगों को जलील किया है, इनको सिर्फ पाकिस्तान की तबाही करनी है। पार्लियामान का ये हाल हो गया है, उसके जो कस्टोडियंस हैं वो भी अंडर प्रेशर है। इनकी अयाशियों और इनके लल्ले तलल्लों का जो खर्चा है वो पाकिस्तान का आम आदमी अदा कर रहा था। आपने पाकिस्तान की रियासत का मजाक बना दिया। आप जहांगीर तरीन के लिए अली जफर एटो के मोहतसिब है, हमारी मोहतसिब नैब है। आपके दो वज़रा पकड़े जाए, 90 दिन में बाहर आए, हम 1.5 साल बाहर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज जिन 4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, सबसे अहम वाक़या लाहौर का है। बम का धमाका हुआ है, अफराद जान बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और जो लोग बात कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान में होने वाली जो सूरत हाल है उसको इससे रिलेट करना चाहते हैं और रिलेट कर रहे हैं। और दूसरा जो मौजू है हमारा, वो मरीम नवाज़ का एक बयान है जो उन्होंने आज एक अदालत में पेश होते हुए कर दिया है। और तीसरी जो चीज़ हम बात करेंगे वो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ISI हेडकोार्टर्स में हुई। और आखिरी जो हमारा आज का मौजू होगा वो सलीम मानवी वाला का जो मुकदमा है नैब का, जो उनकी पेशी है उसके हवाले से कि उन्होंने क्या कहा और वहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता वो बड़ी ज़रूरी है कि लाहौर में जो वाक़या हुआ है, इसके बाद अगर नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग को अगर हम देखें, फिर हम ये देखें कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पिछले काफ़ी दिनों से गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में। अगर हम देखें कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है कि कहा जा रहा है कि तालिबान उनके टैंक भी छीन रहे हैं, तालिबान आगे जा रहे हैं, तालिबान ने कुछ शहरों को घेरे में ले लिया हुआ है, ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी क़यादत को इसकी आवाज़ पहुँच रही है, क्या उनको एहसास है कि हो क्या रहा है? और अगर उनको एहसास है तो फिर ये सवाल भी उठता है क्यों नहीं वो इस बात को पार्लियामेंट में ला रहे, क्यों नहीं वो एक जॉइंट सेशन लाना चाहते, क्यों नहीं वो जॉइंट सेशन करना चाहते, क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि देखें, अगर हम इंतज़ार करते रहे तो हम नुकसान में जाएंगे। अब वक्त है कि हम बात करें, लोगों को बताएं, कॉन्फिडेंस में लें पाकिस्तानियों को, और दुनिया को भी बताएं कि हमारा मौक़िफ़ है क्या, हम क्या करेंगे जब अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा। और अमेरिका के निकलने के बाद जो सूरत हाल वहाँ ख़राब होगी तो उसका जो असर हमारे पे पड़ेगा, तो हमने क्या तैयारी की हुई है। तो बखर साहब, आज मैं चाहूँगा आप इस पर बात शुरू करें क्योंकि ये बहुत अहम मसला हो गया। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। मेरे ख्याल से आपकी सब बातों के साथ इत्तेफाक करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, इसलिए कि हालात की नज़ाकत जो है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी रियासती अदारे हैं, न सिर्फ ये कि वो एक पेज पर हों और एक स्ट्रेटजी बनाएं इन हालात से निपटने की, बल्कि कौम को अगर एतमाद में लेना मकसूद है तो उसके लिए पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। इसकी भी बात हो रही है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं इसके हवाले से। और मुझे ये कहने में बिल्कुल बाक नहीं है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर सियासत करने की बजाय पाकिस्तान की सलामती के मामलात को किसी न किसी ऐसे फोरम के ऊपर ज़रूर डिस्कस करें जहाँ पर इसके हवाले से एक इत्तफाक़ राय कायम हो सके, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल को निपटने के लिए इत्तफाक़ राय, नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। जो लाहौर का वाक़या जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं वो कई एतबार से अहम है। एक तो IG साहब ने आज सुबह ख़ुद अपनी ज़बान से कहा कि ये इसलिए भी अहम है कि पुलिस की मौजूदगी की वजह से वो हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो हाई वैल्यू टारगेट क्या है वो हम सबको उसका एहसास होना चाहिए। लेकिन अगर ये पुलिस की कामयाबी है भी तो ये सवाल भी उठता है कि एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर इस तरह का बारूदी मवाद जो है वो मौजूद था, वो तमाम नाके, तमाम जो सिटी के सेफ सिटी के जो कैमराज़ हैं उनसे बच के वहाँ तक पहुँच कैसे गई। तो ये सारे सवालात जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। इस हवाले से 2-3 और बातें जो अहम हैं वो ये कि एक तो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस ले लिया है, शेख रशीद ने रिपोर्ट तलब कर ली है, शहबाज शरीफ ने इस धमाके को बुरा शगुन कहा है। और इसी तरीके से जो IG साहब ने कहा
कि हम कोशिश करेंगे कि इनको कटहरे तक बहुत जल्दी लेके आएँ। हम तवक्को करते हैं कि वो बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन इसको अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखें, जो इस खित्ते के अंदर सिनारियो बन रहा है, वो चाहे वाक़यात है अफ़गानिस्तान के अंदर के या अफ़गानिस्तान के पड़ोस के, क्योंकि तालिबान जो है वो चूँकि दे आर ऑन द रैम्पेज, तो उन्होंने उज़्बेकिस्तान के भी कुछ इलाके जो हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। और इसी तरह से जैसा खान साहब ने जिक्र किया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो पहले अज़रबैजान गए थे और अब आज वो टर्की में हैं, तो वो जो वर्ल्ड विंड टूर्स कर रहे हैं उससे भी पूरी खित्ते की सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास होता है। बात यह है कि आज का जो वाक़या है, जो उसमें बेरिंग बॉल इस्तेमाल हुए हैं, इम्कान इस बात का है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है उनका है। आगे एग्जैक्टली क्या निकलता है ये तो बाद की बात होगी, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की पैर दर पैर फतूहात हो रही हैं, उसके नतीजे में ये यकीनी थी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी तालिबान है वो एक्टिव होंगे, क्योंकि अफ़गान तालिबान का और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में बहुत रिश्ता भी है। ये अलग अलग इकाइयाँ होने के बावजूद इनके ताल्लुकात और इनकी वो गहराई हैं, और इसका खदशा था, आम लोग भी खदशात का इजहार कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान की फतवात के बाद पाकिस्तान में ये एक्सट्रीम रेडिकल जो तालिबान है ये एक्टिव होंगे। लेकिन ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि ये आम लोगों को भी खदशा था कि कुछ वाक़या हो सकता है और ये इसको बिल्कुल नहीं पकड़ सके, और ये कह रहे हैं हम पकड़ेंगे, ये आइंदा नहीं पकड़ सकेंगे। बेशुमार यहाँ पे 70,000 लोग बकौल इमरान खान के लोग चुके हैं पिछले पीरियड में, और हम नहीं पकड़ सके अगर। लेकिन अब जो सूरत हाल होने जा रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो खाना जंगी होगी और एक लड़ाई होगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो ये खून में नहाएगा। इसका बंदोबस्त हमें करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और इसके लिए जो है हमें एक बयानिया भी तैयार करना चाहिए कि रेडिकल तालिबान का जो बयानिया लाहौर के और दूसरे शहरों में उसके असरात मौजूद है कि लोग उसको वो मकबूल भी है। इसका एक पॉलिटिकल और फिजिकल और सिक्योरिटी दोनों हल तलाश करनी चाहिए। बात जैसे अंजुम ने कही कि अंजुम ने कहा कि पुलिस की नाकामी है, बुखारी साहब कहते हैं पुलिस की कामयाबी है। अब मुझे बताएं कि जो आपके आईजी साहब हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 65 अलर्ट्स थे खतरे के। आपके जो मिनिस्टर साहब कहते हैं वो कहते हैं मेरे लिए में कुछ नहीं। तो मैं इसको भी देखना पड़ेगा, बड़ा संजीदा मामला है। साहब ये मैंने तमाम बातें सुनी हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गानिस्तानी तालिबान और रेडिकलिज्म की बात हो रही है, इट इज़ टू अर्ली टू से अबाउट दिस थिंग। क्यों? नहीं, अभी नहीं। देखें, बात यह है कि ये धमाका इन आइसोलेशन में हम नहीं ले सकते जो अफगानिस्तान में तब्दीली हो। नहीं, मैं आपको वो इसी बात पे ला रहा हूँ। बात यह है कि आप किसी भी ग्रुप को आज विदिन 4-6 घंटे बाद नहीं कह सकते कि उसी ग्रुप ने ये धमाका किया है। बात यह है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी होंगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जो कंक्लूजन है बात का कि ये आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते आप इस बात को। अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली हो रही है, जिस तरह अफ़गान हुकूमत खुद हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रही है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को भी आप नहीं ले सकते कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया, इस तमाम कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उससे भी अहम चीज़ क्या है कि पाकिस्तान जो हमारी पंजाब की पुलिस इस वक्त आपकी देखिए चौकियाँ बनी हुई हैं, थाने बने हुए हैं, आपके पेट्रोलिंग हो रही है, ठीक है, हर जगह पुलिस है, लेकिन हुआ क्या, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे, ठीक है। लेकिन उन सब को जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि गाड़ी गुजर के एक गुंजान आबादी में पहुंच के धमाका कर रही है, लेकिन इससे भी बढ़ के देखें पाकिस्तानी कौम को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लेना चाहिए। माजी में जिस तरह हमारे साथ ये होता रहा, आपको याद होगा स्कूलों में हमारे अदारों पे हमले होते रहे, तो ये आज वो हालात की तरफ शायद हम ना जाएं। लेकिन जब तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑन अलर्ट नहीं होंगी, हालात को कंट्रोल में नहीं रखेंगी, और स्पेशली अफ़गानिस्तान में जो हमारे टेंटिकल्स हैं, हम उनके ज़रिए जितनी इंफॉर्मेशन लेंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। एक और बात आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, जिस चीज़ की मैं लिए नेगेट कर रहा था। देखें, जो अशरफ गनी स्टेटमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, और तालिबान के मुतल्लिक़ जब भी कोई सक्सेस की बात होती है, अशरफ गनी उसको पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। और अशरफ गनी के बारे में आपको पता है कि उनकी बैकअप सपोर्ट इंडिया की है,
उनको बैकअप सपोर्ट, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, फैमिली उधर रहती है। तो आप, और आज मैं ट्विटर पे ट्रेंड्स देख रहा था, तो इंडियन जितने एक्टिव हुए हैं आज, मैंने तो पिछले 6 महीने 1 साल में देखा ही नहीं है। तो एक बात आपको रियलाइज करना चाहिए, इट इज नॉट ओनली अफगान तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान, इसके पीछे इंडियन एलिमेंट्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसका डिसाइड तब होगा जब हमारे पास फैक्ट्स एंड पोजीशन आएगी। आज की तारीख में हमारे लिए सबक सिर्फ एक है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी कौम को यकजा होना पड़ेगा। अफगान वाले इशू को जो आपने बात की, ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, उस पर डिसीजन होने चाहिए, पूरी कौम ऑन बोर्ड होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो भी हालात मामलात हों हम उसको एज ए नेशन संभाल सकें। एक जुमला अगर आप इजाज़त दें मुझे ऐड करने की। देखिए, जो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान है, स्पिन बोल्दक के इलाके में हिंदुस्तान उनको आर्म्स भी दे रहा है, उनको पैसा भी दे रहा है। ये तयशुदा बात है कि रॉ, NDS और CIA मिल के वहाँ पर इंफरादी शेयर कर लूँ। फिर मेरे पास आज एक इंफॉर्मेशन आई है कि आज तक, ठीक है, अफगान जिन तालिबान को हम कहते हैं कि हमारे साथ हैं, हमारे सिंपथाइजर हैं, वो इंडियन के ऑफिशियली इंडियन हुकूमत के एहलकारों से मिले हैं। इससे पहले क्या हुआ है, इससे पहले जो अनऑफिशियल इंडियंस जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी, जो तालिबान के इलाकों में भी इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो उनके साथ राब्ते में थे और उनको किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी उस पूरे टेन्योर में, 15-20 साल के दौरान। लेकिन अब ऑफिशियली एक इंफॉर्मेशन हुई है कि इंडियन हुकूमत ने मुलाकात की है तालिबान के साथ। अल्लाह करे बेहतर हो, ऐसे वाक़यात और ना हो। मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातिनज़ात। ISI हेडक्वार्टर में पिछले दिनों से अहम इजलास हो रहे हैं। एक दूसरा इजलास हुआ है, अगर जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद नहीं थे इसके पाकिस्तान में। इसमें नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई बनाई गई है और उसके कुछ मकासद जो हैं वो तय किए गए हैं। अंजुम साहब, ये क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई है, जबकि नेक्टा था हमारे पास? क्या ये नेक्टा का मुतबादल है, ये क्या है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही है। ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना के साथ उठकर खुद ISI के हेडक्वार्टर गए। ये बहुत कम मौक़ों पे जाते हैं, अदरवाइज़ इनकी कॉरेस्पॉन्डेंट और इनकी बातचीत होती रहती है। अब इसकी वजह जो है वो एक जो नज़र आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी वाक़यात हुए हैं जो इनकी तवक्कुआत के से मुख्तलिफ हैं और इन्हें किसी, और ये एक परेशानी का और एक हिजान का इजहार है कि ISI और दूसरी सारी जमातें प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रही हैं। और इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो आइंदा सूरत हाल पैदा होने वाली है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तशवीशनाक और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये वहाँ पर जो अब नज़र आ रहा है, जिस तरह से तालिबान को पै दर पै फतवाहत मिल रही हैं कि वहाँ पर फोर्सेस का, जो अफगान फोर्सेस हैं, इनका क्लैश होगा और बड़े पैमाने पे खून खराबा होगा और उस खून खराबे की छींटें इधर भी आएंगी और वाक़यात इधर भी होंगे। उस वाक़यात के खौफ से हमें उसको देखना पड़ा। एक और बात है कि अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हम पहले ही माली बर्डन पे और माली बोझ में हम दबे हुए हैं। अब अफगान तालिबान से हमारी दोस्ती है, अगर उनकी वहाँ गवर्नमेंट आई तो उनका बोझ भी माली हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि बड़ी, और दुनिया हम पे उंगलियाँ उठा रही होगी क्योंकि दुनिया अब तालिबान पे तनकीद करेगी। और ये इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को गौर किया है और मेरा ख्याल इस पर परेशान होना चाहिए और इसका तदारुक होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। अंजुम कह रहा है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आएगी तो पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, ये मामला आया होगा नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के? मैं तो इससे दो वजह से इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसका काम जो है वो जो ख़तरात पाकिस्तान की सलामती को लाहक होते हैं उनके साथ है। और एक सांस में मेरे साथी कह रहे हैं कि वो दोस्त हुकूमत होगी लिहाजा हम उनका ख़र्चा भी बर्दाश्त करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी दोस्त तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशन की, रिमोटेस्ट भी, तो हम इसे अपने मुफाद के ख़िलाफ़ समझते हुए फिर उसी तरीके से डील करेंगे पाकिस्तान को। इट वॉज एन ओपन थ्रेट और हाईएस्ट लेवल से आया था। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जो इस मीटिंग इस कमेटी का जो इजलास है
वो इंडिकेट करता है कि हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, न पाकिस्तान के अंदर न पाकिस्तान के इर्द गिर्द। और यही वजह है, जैसा आपने पहले भी कहा, कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो जितने भी एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं उनके दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल सही किया है कि वो खुद चले गए वहाँ अपने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ। अब उन्हें चाहिए ये कि जो भी ब्रीफिंग उनको मिली है उसके साथ कौम को भी इत्मीनान मिले। और वो जैसा मैंने पहले कहा था, उसका वाद जरिया ये है कि आप इन कैमरा सेशन बुला लें पार्लियामेंट का, उसके अंदर उनको ब्रीफ करें ताकि अपोजिशन भी हिस्सा फील करे आपका, और ऐसा ना लगे कि आप आइसोलेशन में फैसले कर रहे हैं और कौम को पता ही नहीं। बात यह है बुखारी साहब, पिछले जो 4-6 हफ्ते से तेज़ी से अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमने अपने शोज़ में भी डिस्कशन की है, और स्पेशली जब से प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, और उससे पहले हमने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी तालिबान से अमेरिका को बैकडोर डिप्लोमेसी में हमने जब अड्डों की इंक्वायरी की, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और इसका कहीं ना कहीं, और बड़ा डेयरिंग स्टेप था, तो इसका कहीं ना कहीं हमें इस पे कंप्रोमाइज़, कहीं ना कहीं हमें इसके साइड इफ़ेक्ट फील करने पड़ेंगे। चाहे किसी भी, अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के मामले में पीसफुली इसको सेटल करना चाहते हैं और अमेरिका हमारा दोस्त है, और अमेरिका और तालिबान और हम अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की लड़ाई और जंग नहीं चाहते। जो आज की मीटिंग है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में मीटिंग है, और जब हसास मीटिंग्स होती हैं तो उसका चाहे प्राइम मिनिस्टर का उधर जाना हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो, वो उसमें ज़रा फ़र्क होता है। ISI हेडक्वार्टर एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ मोर सिक्योर, इसलिए ये मीटिंग उधर हुई है। और उसमें जो सबसे अहम बात है वही है कि जितनी हमारी एजेंसीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है कि अफ़गानिस्तान के मामले पे, और जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी मामलात आज पेपर में नहीं आए सिक्योरिटी के रिलेटेड, वो तमाम डिस्कशन में आए हैं, ताकि एटलीस्ट हुकूमत और एजेंसीज एक ही पॉलिसी को लेकर जो पाकिस्तान के मफाद में हो उसको लेकर चलें। लेकिन इस बात को मैं ज़रूर आपकी बात को सेकंड करूंगा कि इस तरह के जो हसास नौइयत के मामलात होते हैं, जिसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उसके लिए मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। फाजिल साहब की बात बड़ी अहम है जो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें। कहा जाता है कि नहीं, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हुक्मरानों को इक़्तिदार दिया गया है। हुक्मरानों ने इंतखाब लड़ा, उन्होंने इंतखाब में वोट हासिल किए। देखना है कि उनके मुखालिफ जिन सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ा उनको कितना वोट मिला। तकसीम हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क की जो अक्सरियत है वो कहाँ बैठी है। मुल्क के वोटरों की अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, वो सेनेट में है, वो नेशनल असम्बली में है, और आप उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेते। अगर आप एक अदारा है ISI, उसके मीटिंग में जा सकते हैं, वहाँ पे जो आपको ब्रीफिंग होती है, अगर वो आपको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं तो आप भी तो इन पर ट्रस्ट करें ना। वो भी तो आप रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भी इन पर ट्रस्ट करें कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान की सेनेट है। और ये जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, इन कैमरा सेशन हुए हैं इसी पार्लियामेंट के अंदर, माजी में बहुत अहम वाक़यात के ऊपर बड़े ही अहम इन कैमरा सेशन हुए हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आने वाली कल है, जो उसमें खुदा न खास्ता वो हुआ जो माजी में हुआ, जिसका रेफरेंस दिया अंजम ने कि 70,000, इमरान खान कहता है 70,000 हमारी शहादतें हैं। उस प्रोसेस में जब हम गए तो हमने उसमें सीखा भी है कुछ। जो हमने सीखा है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए विद द पार्लियामेंटेरियंस, विद द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, विद द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। क्यों यही दो अदारे हैं, यही आवाम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उन्हीं ने जाके देहातों में, सिटी महलों में, गलियों में जाके लोगों को हौसला देना है, कॉन्फिडेंस देना है, और उनको पता होना चाहिए कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि बाज़ का होता है कि दुश्मन आपको नज़र नहीं आता, वो बड़ा ख़तरनाक बात होती है। और जब हमारी एजेंसियों को पता है, इन्होंने जो तैयारी की होगी, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, इनको इस बात का तो अंदाज़ा होगा कि दुश्मन कौन है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, बेशक ये अभी इस स्टेज पे अगर पार्लियामेंट में नहीं ले जाना चाहते तो एटलीस्ट क्यों नहीं ले जाना चाहते? नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी वजह से, किसी भी वजह से। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले अगर आप अपोजिशन लीडर को भी बुला लें इस तरह की मीटिंग्स में, अगर उनको कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके बाद आप पार्लियामेंट में ले जाएं। और इसका जो सबसे बड़े फायदा होगा आने वाले वक्त में, देखें हम टीवी पे क्या देखते हैं कि हमारी अपोजिशन या हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन होता क्या है, ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन इकोनॉमिक इश्यूज पे।
इस तरह ये होगा कि आने वाले वक्त में कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकेगा। नहीं, मैं आपकी हिमायत करता हूं कि इसके जो बड़े खौफनाक असरात होने वाले हैं और बहुत दूररस असरात होने वाले हैं, इनको पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हम बहुत देर तक इससे मुतासिर होंगे। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि माजी में 70,000 लोगों की हमने जानें दी, कुर्बानियाँ दी हैं ना, उससे सीखा तो है हमने। जो सीखा है तो अब वक्त आ गया कि अगर हमने लर्न किया है, अगर हम दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ये पार्लियामेंटेरियन को तो बताएं। अगर आम आदमी को नहीं बताना चाहते, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये तो नहीं है कि पार्लियामेंट को इतना भी हक नहीं है। और ये बात जो मेरा दोस्त जावेद कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करें, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से शायद बात ना हो, वो उसके बारे में मुकदमात हैं नैब में और FIA वगैरह में, उन लोगों से शायद बात ना करें जिनके नैब में और FIA में फिर अपने वजीरों से भी बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने मशीरों से भी नहीं करनी चाहिए। आधी पार्लियामेंट बाहर हो जाएगी। ये क्या बात? अच्छा, तो फिर आधी पार्लियामेंट बाहर चली जाएगी। मैंने ख्वातिरजात मैंने ब्रेक पे जाने मैं गलती से कह बैठा कि शायद ये लीडर ऑफ द अपोजिशन इसलिए नहीं मिलना चाहते कि उन पर मुकदमात है। तो मुझे पता नहीं कि मेरे दोस्त बड़े तैयार बैठे हैं, इनको उनके अंदर की कहानी का भी पता है, खुद PTI में क्या मामला आता है। मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातिरजात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मरियम नवाज़ ने बात की है सहाफ़ियों से और उन्होंने ये कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के मसले के हवाले से और एटमी हथियारों के हवाले से बात की है, ये अफसोसनाक है। दूसरी बात उन्होंने की है कि इमरान का जो बयान है कि जो ज़्यादती का शिकार बच्चे हैं वो किसी वजह से होते हैं। अब लफ्ज़ बच्चे मैंने इस्तेमाल किया इसमें, तो अगर आप इसको ओपन कर लें तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर आप लिबास अच्छा नहीं पहनते, कम लिबास पहनते हैं तो आप लोगों को ट्रैक करते हैं और फिर उस पर आप जाती होती है। इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो आज मरियम ने भी इस पर बात की है कि बखरता ये क्या इतनी अहमियत अख्तियार कर गई है ये जो बात है कपड़ों वाली। असल में इसके ऊपर जितना रिएक्शन आया है कौमी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी, जो ट्वीट्स आप उठा के देखें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखेंगे भरा पड़ा है इसके ऊपर और सारे एंटी स्टेटमेंट बयानात यानी रिएक्शंस हैं। एक मिनट चाहूँगा, अगर बुरा ना मनाएं, मुझे ज़रा डेवल एडवोकेट का रोल प्ले करना चाहता हूँ आपके साथ। सर कहा तो उन्होंने अच्छा ही है था। अगर देखें ना, अगर एक बरहना खातून चली आ रही है तो उस पर अगर कोई ऐसा हरकत होती है तो उसमें उसकी गलती भी तो है। इसको भी इस एंगल देखें ना, असल में लेकिन वो मुझे बताएं ना, आप समझ नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में बरहना औरतें चली आ रही होती हैं। बरहना नहीं कहा, कम कपड़ों, कम बताएं ना मुझे कौन से इलाके में। ये इलाके देखने पड़ेंगे। नहीं, वो उनको नजर आते होंगे, वो खास ऐनक है जिससे वो देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के माशरे की सूरत हाल ये बिल्कुल नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसको जो विक्टिम ब्लेमिंग का प्रोसेस है ना, यानी एक तो ज्यादती हुई है, उसके साथ दूसरा आप इल्ज़ाम भी उसी पर लगा रहे हैं। वजह बताई आपने, आप उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं। आपको पता है जमाइमा ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है, इस स्टेटमेंट के। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने बयान दिया, सेंसिबल बात की है उन्होंने। इसलिए हो ये रहा है कि हुकूमत के जो कारिंदे हैं, जो उसके स्पोक्स पर्सन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिफाई करें उनके बयान को, और इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो उसके बहुत सख्त खिलाफ है। एक तो ये, लेकिन मरियम नवाज़ ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं साथ साथ उसके ऊपर आज जो मौजूद रखा इसलिए गया कि वो बातें एक तो बड़ी उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से कि किसी फ़र्द वाहद के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको तर्क करने की बात करें। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कल भी इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि ये प्रोग्राम जो है बहुत सी कुर्बानियों के बाद, रखते हुए जद्दोजहद के बाद बना था। इसके लिए हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जान दी। अमेरिका सदा से हमारा दुश्मन है, हमारे ख़िलाफ़ एक सीरीज़ है सैंक्शन रिजीम्स की बिकॉज ऑफ आर न्यूक्लियर प्रोग्राम। F-16 की डील कैंसिल की गई बिकॉज ऑफ आर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये एक लंबा किस्सा है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सलामती का ये जो इतना बड़ा मीनार है, इसको ये कहा जा सकता है कि जी कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो हम इसको तर्क कर देंगे। कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान को आज तक ना उसने दिल से तस्लीम किया है, ना उसको वो करेगा। एक और बात जो उन्होंने की कि जो मंसूबे नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे, उनको गिरवी रख के जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है और अब आप जो नेशनल एसेट्स हैं उनको गिरवी रख के पैसे जनरेट करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनसे पूछा गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते जी, वो इतने बड़े लीडर हैं तो वापस आए। तो उन्होंने कहा जी अगर आप उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दें तो मैं शाम की फ़्लाइट से उन्हें बुला देती हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बात भी अब सिर्फ नारों तक नहीं रह जानी चाहिए।
अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो स्टेट शुड गिव द गारंटी कि उसकी ज़िंदगी की ज़मानत हम देंगे, तो स्टेट से उसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ज़रा आपका मैं इनपुट चाहूँगा। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जब पाकिस्तान आई तो खदशात का इजहार किया था। अब ये जो मरीम नवाज़ है, इसको आप कुछ भी न समझें, कुछ भी अहमियत न दें, बहरहाल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक अहम रहनुमा है, उनके वाइस प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हवाले से बात हो रही है। तो कौन गारंटी दे सकता है कोई? अच्छा, अगर तो किसी को गलतफहमी है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो स्टेट की मर्जी के बगैर इंग्लैंड चले गए थे, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर स्टेट ने खुद उन्हें भेजा है तो उनकी जान को स्टेट से क्या खतरा होगा? सवाल जवेद ये है कि आज उन्होंने कहा कि आप कश्मीर का सौदा आप करके आएंगे, उन्होंने कहा इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इस मुल्क की हिफाजत का ज़ामन है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखें, जो मरियम नवाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें 3-4 जो बातें हैं, बहुत सी डिस्कशन हो गई, लेकिन असल बात क्या है कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया आपके वालिद साहब को वापस आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब, जिस पे अभी डिस्कशन हो रही थी, बात यह है कि जब मियां नवाज शरीफ जब स्टेट की मर्ज़ी से गए थे, क्या उन्होंने उधर से सिक्योरिटी डिमांड की थी कि मेरी लाइफ की गारंटी दें तब मैं आऊँगा? एक बात। दूसरी बात, आज जिस गारंटी की वो बात कर रही हैं, वो भी ऐसे ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौम को भी पता है। बात यह है कि जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो, जिस अवाम के ज़ोर पर वो प्राइम मिनिस्टर बने, जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वो प्राइम मिनिस्टर बने, जिन अदारों के साथ मिल के वो हुक्मरान बने, आज उन्हीं से सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। यह अजीब व गरीब सी बात है। लेकिन इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, बेसिकली नवाज शरीफ का आना ये एक ट्रम्प कार्ड है मुस्लिम लीग नून के लिए। जो बात समझने की है, उसका ना सिक्योरिटी से ताल्लुक है, ना किसी इस्टेब्लिशमेंट से क्लियरेंस तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन वो एक ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड उस वक्त इस्तेमाल होगा जब मुस्लिम लीग नून को उस ट्रम्प कार्ड की ज़रूरत होगी। क्यों? कि मियां नवाज शरीफ का ये वन एंड ओनली इंडिविजुअल का डिसीजन है कि उन्होंने कब आना है और किस टाइम पे पाकिस्तान लैंड करना है, जिससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। उससे पहले मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, चाहे सिक्योरिटी के हालात कोई भी हो और जो मर्जी गारंटी दे दें। ये मसला है कि हमने तो दो दोस्तों का ख्याल है कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो मरीम का कहना ही मुनासिब नहीं है कि वो कुछ सिक्योरिटी उनको गारंटी दी जाए। फैसला आप भी कर सकते हैं, आप बेहतर जज हैं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात, और आज का आखिरी मौजू सलीम मांडलीवाला के हवाले से नैब में उनकी पेशी। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ नैब में उनकी पेशी, तो एक बात और भी करना चाहूँगा कि साद रफ़ीक ने आज कहा कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए अली ज़फ़र और हमारे लिए नैब। ये बात तो कही है उन्होंने, साद रफ़ीक साहब ने, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। मांडलीवाला ने कहा कि बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्होंने कुछ फैसले ऐसे दिए, ऐसी बातें की जो नैब को पसंद नहीं आएंगी। अब उन्होंने एक मसला इसमें यह कह दिया कि जनाब, हम चेयरमैन नैब को मैं बतौर गवाह तलब करूँगा और इस कटहरे में खड़ा करूँगा, क्योंकि ये केस में बराह रास्त मांडलीवाला को उन्होंने शामिल किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि बात यह है कि एक निजी ट्रांजेक्शन थी जिसको नैब सुन रही है, और उन्होंने इस बात पर हैरानगी का इजहार किया कि नैब ने कैसे, चेयरमैन नैब ने जाली रेफरेंस पर साइन कर दिए। तो ये बात ज़रा काफ़ी तीखी कह रहे हैं मांडलीवाला, उनको क्या नुकसान होगा, उनके साथ क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। बुखारी साहब, ये क्या मसला क्या है, मांडलीवाला इतने तल्ख लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं नैब के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने, अगर आपको याद हो, जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जो नैब है इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जितने केसेस बनाए गए हैं ये सारे सिर्फ पॉलिटिकल वेंजियंस के हवाले से बने हैं। तो एक ज़िम्मेदाराना पोजीशन पे बैठे हुए उन्होंने ईवान बाला के हाउस में ये बयान दिया था, एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद नैब ने उनको तलब कर लिया। उनका 2 प्रोंग्ड आर्गूमेंट है। वो ये, एक तो वो कहते हैं कि जी नैब ने जितने भी ताजर थे, बड़े बड़े ताजर,
उनके खिलाफ एक्शन लेके उनके घरों पे रेड करके उनके ऑफिस में घुस के रिकॉर्ड उठा के उनको बहुत मायूस किया और उसी के नतीजे में यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर भाग गया। वो ये समझते हैं कि जी नैब को ने जिस तरीके से जो मुल्क के ताजर हैं, जो मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जिस तरह से हैरस किया है, वो सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। एक दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है और मेरे साथियों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल बेमानी, गैर कानूनी और किसी तरीके से भी कानून के तकाजे पूरे नहीं करता। मेरे ख्याल से एक ऐसा आदमी जो डिप्टी चेयरमैन रह चुका है, जो पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना रहनुमा है, उसकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाने का मतलब ये है कि वो अब इसको किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डिप्टी चेयरमैनशिप के दौरान से शुरू हुआ ये मामला कई महीनों पर मुहित है। अब तक वो इसके ऊपर कायम है और अभी उन्होंने जो आपने कहा हवाला दिया कि वो कहते हैं कि मैं गवाह के तौर पे कोर्ट में बुलाऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल आई कि चेयरमैन नैब को गवाह के तौर पे वहाँ आना पड़ा तो बहुत कुछ जो है वो एक्सपोज होगा नैब के हवाले से। जब इससे पहले कि आप आगे, आज एक और बात हुई, ख्वाजा आसिफ की ज़मानत होगी। अब ख्वाजा आसिफ की ज़मानत क्यों हुई कि पहले उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ज़्यादा पैसे चोरी किए हैं, लूटमार किया है, गबन किया है, ये नैब का कहना था। अब नैब ने कहा नहीं सर ये अमाउंट में हमको तब्दीली करना चाहते हैं और इस बना पे अदालत ने उनकी जमानत दे दी। ये लोगों को पता होना चाहिए। जो कहा अदालत ने कहा नैब सबूत फराहम करने में नाकाम हो गया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था नैब के बारे में। आज की बात करें ना, पुरानी नहीं, आज की बात करें आज सबकी। खान साहब ये कोई नई चीज नहीं है। पहले ख्वाजा साद रफीक की जमानत हुई, उससे पहले एहसन इकबाल की जमानत हुई, उससे पहले शहबाज शरीफ की जमानत। कहने का मकसद क्या है, सब जगह एक ही बात है कि नैब के पास सबूत नहीं है। पिछले 3 साल में जितना नैब ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाया है बिकॉज ऑफ देयर ओन इनकॉम्पिटेंसी फॉर कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, प्रोसिक्यूशन की जो मैं बार बार बात करता हूं कि इतनी कमजोर होती है तो फिर यह नताज भुगतना पड़ते हैं ना। अगर इनमें कॉम्पिटेंसी होती, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होती, एविडेंस, देखना मेरे लिए अजीबोगरीब बात यह है, हुकूमत वक्त अपने तमाम सोर्सेज और रिसोर्सेज के साथ बैठी हुई है। कहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इतना कुछ कलेक्ट करने के बाद इवेंचुअली एक जिसको आप सो कॉल्ड मुजरम कहते हैं उसको पकड़ के अंदर करते हैं, 6 महीने 1 साल उसको रगड़ा देते हैं और फिर एंड पे क्या निकलता है कि उसकी ज़मानत। तो बेहतर यह है कि इस तरह की बदनामी करने की बजाय जो हुकूमत में डिस्कशन आ रही है, या नैब के पर काट दिए जाएं या नैब को ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक तो ये कि मांडवी वाले बार बार ये भी कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो अपनी टेन्योर में एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। लेकिन कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाता है कि एक्सटेंशन मिल जाए। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसके ऊपर कि अपोजिशन की और गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर जो है वो चेयरमैन नैब नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये आईनी तकाजा है, आईनी तकाजा भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया हुआ है। पहले असफंदियार वाले मामले भी फैसला दिया था, फिर बाद में भी फैसला दिया। ये अथेंटिक बात है कि चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन की और गवर्नमेंट की मर्जी जरूरी है और अपोजिशन नहीं चाहेगी कि ये, इसलिए मेरा ख्याल मांडवी वाले का ये शक जो है वो आपकी बात हो सकता है कि शायद कोई रास्ता निकालने का खतरा हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जो इनकी बात है ख्वाजा आसिफ के पे तो इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो है वो वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा होते हुए जो है वो मुलाजमत कर रहे थे दुबई की एक कंपनी की। अब देखिए कितनी हैरत अंगेज बात है। आज का केस ये नहीं, ज़माना उस केस में नहीं हुई। हम आज हमेशा जब हम आज की बात करते हैं हमारे सवाल ताज़ा तीन होते हैं, माजी में जाए बगैर आज के सवाल सारे नहीं जनरलाइज ना करा। ये भी इल्जाम उनके ऊपर हम आज की बात कर रहे हैं। वो आज तो आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं तो जो नैब के अंदर नैब क्या है, नैब हाई कोर्ट से बालतर है। अब बात यह है कि ये कोई बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो है वो गैर मुल्की कंपनी में जॉब नहीं कर रहा था। बात यह है कि हाई कोर्ट ने डिसीजन क्या किया है कि एविडेंस नहीं हो जाएगा, वो आज नज़र बहस है। हाई कोर्ट ने कोई भाई उसे बरी नहीं किया, नहीं बरी का जमानत ली, हमने क्या बरी किया, आप यही कह रहे हैं बरी किया, हाई कोर्ट ने हमने लफ्ज़ बरी इस्तेमाल किया है। अंजम साहब अभी बरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने, इसका कोई अभी जवाब नहीं है। हमने बरी का लफ्ज़ हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये बरी हो गया, इस पे इल्जाम हमने कब का बरी हो गया भाई, हमने कब का बरी हो गया, इस पे इल्जाम
इल्जाम ये है कि इसने वजीर दिफा होते हुए और ये इल्जाम नहीं है इस केस में, ये भी है, अच्छा ये भी है, हाँ, और भी ऐसा नहीं करना, लेकिन ये कितना बेहुदा इल्जाम क्या है बात? कि वो वजीर दिफा होते हुए गैर मुल्की कंपनी से पैसे ले रहे थे। इल्जाम ही है ना, इल्जाम नहीं था, इल्जाम है, नहीं कब हो गया, ये सजा हो गई है, वो मेरा ख्याल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, अपने ही पैसे नहीं सजा हो गई उनको, कौन सी कंपनी जो है वो सजा हो गई, वो अभी हो जाएगी यार। अच्छा हो जाएगी, फिर बात कर लेंगे, अच्छा, जिस दिन सजा होगी उस दिन डिबेट करने का मैं आपको 2 घंटे मौका दूंगा। आज का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात जो हम महसूस कर रहे हैं और बड़ी अफसोसनाक मुझे ज़ाती तौर पर लगती है कि एक आदमी पर इल्ज़ाम है, और जो मैंने पढ़ा था जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, कहा गया था कि जब तक अदालतें उनको साबित न कर दें तब तक उस आदमी पर सिर्फ इल्ज़ाम है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इन्हीं साथियों के साथ नए प्रोग्राम के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।